Hello everyone. In today's 12th Commerce OC lecture, we are in chapter number 5 currently, modes of business organizations, and we have completed with e-business and e-commerce part. Currently, we will see online transaction. We are on page number 99. So in your textbook, open page number 99 and be with me. Okay. So here it is, online transaction. First of all, let us check the meaning. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी वी पीपल नो कि इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट कांट टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो या प्रॉपर ना हो, है ना, तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस अकर व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। यहां पर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, परचेज और सेल की बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये कब होगा, जब हम कोई चीज परचेस करेंगे या सेल करेंगे, किसके थ्रू, थ्रू इंटरनेट। ठीक है ना, किसके थ्रू, थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई बाइंग और सेलिंग करते हैं, दैट विल बी नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑनलाइन, he or she pays for it through ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए जो पेमेंट होता है वो भी कैसा होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है। प्रोसीजर क्या है, द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मूव्स थ्रू प्री परचेस और सेल, एक्चुअल परचेस, सेल एंड डिलीवरी स्टेज। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। तो प्री परचेस कुछ लोग सर्च करते हैं, है ना, जैसे आपको कोई सेलफोन परचेस करना है तो आप amazon.com जो है, या यू कैन गो ऑन फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे जो वेरियस वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर के क्या करते हो, प्री परचेस चेक करते हो, रिसर्च करते हो, विच प्रोडक्ट इज मोर बेटर, है ना। या हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल परचेस कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर वेबसाइट से हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी वगैरह लेकर के या आफ्टर सेल सर्विसेज है उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन का, किसका, रजिस्ट्रेशन का, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, शॉपिंग के पहले क्या करना पड़ता है, वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कंपलसरी है। The consumer needs to log in a particular website to buy a particular article or service. आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। The customer's email ID, name, address, other details are saved and are safe with the website. वेबसाइट के पास क्या रहता है, वो सेफ रहता है, आपको ये सब पुट करना पड़ता है। For security reason, the buyer's account and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store। बराबर है, क्या बता दिया, सिक्योरिटी रीजन के लिए द बायर्स अकाउंट एंड हिज शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड। कैसा रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड पे होता है। व्हाट यू हैव टू पिक अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। तो क्या क्या आपको परचेस करना है, उसके लिए आप कार्ट में वो चीजें पुट कर सकते हो, और फिर क्या करते हो, यू प्लेस द ऑर्डर। कितना सिंपल है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा किया भी है, गुड्स वगैरह मंगाए हैं, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए ये ट्रांजेक्शन को समझना। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर, अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो प्लेसिंग एन ऑर्डर इट इज सेकेंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब आप क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। व्हेन अ कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ही और शी पुट्स द प्रोडक्ट इन दी शॉपिंग कार्ट। आप कहां पुट करते हो उसको, शॉपिंग कार्ट में पुट करते हो, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट करते हो और उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, तो आप उसको ऐड कर लेते हो, ठीक है। द शॉपिंग कार्ट गिव्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम सिलेक्टेड बाय द बायर टू बी परचेज। जैसे हम लोग, आप कभी मॉल आपने विजिट किया होगा तो आपके पास एक कार्ट रहता है, उसमें सारे प्रोडक्ट रख देते हो।
और जहां पर कैश काउंटर होता है वहां पर सारे प्रोडक्ट फिर आप एक एक करके निकालते हो जिसका बिलिंग होता है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पर शॉपिंग कार्ट में सब लिस्ट दिखेगा कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, उसका प्राइसिंग क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट और क्वांटिटी डिजायर्ड टू बी ब्रॉट पर आइटम सिलेक्टेड एंड द प्राइस फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम का क्या प्राइस है, कौन सी कमोडिटी है, एवरीथिंग। द बायर देन प्रोसीड टू द पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट। तो फिर पेमेंट ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ पेमेंट ऑप्शन, इट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, द बायर हैज टू सेलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, हमें पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। दिस पेमेंट सिस्टम आर सिक्योर्ड विथ वेरी हाई लेवल एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब इसमें कोडिंग होता है, ठीक है, ताकि कोई उसको हैक ना कर पाए इन बिटवीन। द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें पुट करते हो, सपोज आपने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया या क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया, जो भी आप उसके अंदर सिलेक्ट कर रहे हो और नंबर्स पुट कर रहे हो, ये क्या रहेगा, हाईली कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर रहता है, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम वेज इन विच यू कैन मेक दिस पेमेंट, तो कुछ हमको यहाँ पर क्या दिया, ऑप्शंस दिए हुए। तो फर्स्ट इज कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आप सीओडी का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जब प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा उस समय आपको पेमेंट करना है, उसके पहले पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर पेज व्हेन ही और शी रिसीव्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब मिलेगा तभी पैसा देना है। द पेमेंट इज मेड एट द डोर स्टेप, द कस्टमर कैन पे इन कैश और बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आजकल तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, जो पर्टिकुलर डिलीवरी पर्सन रहता है जो अपने साथ मशीन लेकर के आता है, तो ऑन द स्पॉट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं जब आपको डिलीवरी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेक के थ्रू, अगर आप करना चाहें। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड्स द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द चेक। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वहां पर आप चेक पोस्ट के थ्रू या किसी और माध्यम से उनके पास सेंड करते हो, और जब चेक क्लियर हो जाता है तब प्रोडक्ट आपको वहां से डिलीवर। अभी आज की तारीख में चेक वाला सिस्टम बहुत रिड्यूस्ड है, रेयर है, ठीक है। देन नेट बैंकिंग ट्रांसफर, तो नेट बैंकिंग का भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो नेट बैंकिंग से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो बैंक का वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, उसमें हमको पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके उनको डायरेक्टली पे करना है, ठीक है। In this type of payment, the payment is transferred from the buyer's account to the seller's account electronically. कैसा पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली। After the payment is received by the seller dispatches the goods to the buyer. यहां पर क्या बता रहे हैं कि जैसे पेमेंट उनको मिल गया तो जो सेलर है वो आपके गुड्स डिस्पैच कर देंगे। It is an electronic facility of transferring funds through the internet. तो पैसा आप इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग। फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, ओके। द बायर मेक्स द पेमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी, दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्लास्टिक मनी वर्ड आ सकता है, इसको आप याद रखिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। देन वी हैव डिजिटल कैश। डिजिटल कैश क्या है, आपका ई वॉलेट है ना, जैसे अमेजॉन पे, फोन पे, देन पेटीएम, देन वी हैव गूगल पे। तो ऐसे बहुत सारे ई वॉलेट हैं जिसको डिजिटल कैश बोला जाता है। डिजिटल कैश इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस and has no real physical properties but offers the ability to use real currency in an electronic format. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के थ्रू हम रियल करेंसी के जैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ई वॉलेट आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बाइंग प्रोसेस, ये बाइंग प्रोसेस होता कैसा है। इंफॉर्मेशन plays a very important role in all transaction. Information is exchanged in both the traditional as well as online business. तो कोई भी बिजनेस हो, ट्रेडिशनल टाइप में करो फेस टू फेस या ऑनलाइन करो, दोनों ही केस में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस, इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स आर इजी। ट्रेडिशनल बिजनेस देखा जाए तो उससे इजी क्या होता है, इंटरनेट का ट्रांजेक्शन। इन ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, to negotiate, to convince, and presence of both the parties for face-to-face interaction is necessary.
अब ये सब कैसा हो जाता है, अभी देखो हमारे घर में जो एल्डर्स हैं उनको अभी भी बाहर जाके शॉपिंग करना पसंद है कि नहीं? बट जो न्यू जनरेशन है वो सोचता है अभी इतना कौन ट्रैवल करेगा, नेगोशिएट करेगा, बार्गेनिंग करेगा, सामने वाले को कन्विंस करेगा, ठीक है ना? ये सब हटा करके सीधा आपने प्रोडक्ट देखा, 10 जगह पे कंपेयर किया कौन बेस्ट प्राइस दे रहा है और उसको आपने वहां से क्या किया, परचेस किया। तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। इन दिस प्रोसेस लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड, है ना? जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आपका बहुत समय वेस्ट होता है। whereas in the online transaction required information is provided with terms and condition and it is free from most of the problem referred above। तो ऑनलाइन आप जाओगे तो सारे प्रोडक्ट का डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक चीज ए टू जेड, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू नीड, तो आप वहां पर दे सकते हो और फिर आपका टाइम बच जाता है उतना। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर इजियर एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड देन ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रोसेस वगैरह दिया है चार्ट में। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्या है? आउटसोर्सिंग। नाम में ही काम है, ठीक है? यहाँ का जो सोर्सिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है? आउटसाइड, आउटसाइड से सोर्सिंग। तो अगर मैं अपने किसी काम के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करूं तो उसे क्या बोला जाएगा? आउटसोर्सिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आउटसोर्सिंग, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरी बिल्डिंग में वॉचमैन चाहिए। कौन चाहिए? वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है अगर मैंने उसको डायरेक्टली अप्रोच किया, सिक्योरिटी गार्ड को मैंने किसी पर्सन को बोला भाई सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ पे बनोगे, उसने बोला हाँ तैयार है, तो उसका सैलरी मुझे फिक्स करना पड़ेगा, उसकी छुट्टियां मुझे फिक्स करनी पड़ेंगी, भाई उसको वीकेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने आवर्स का मिलेगा, उसकी कितने आवर्स की ड्यूटी होगी, सब कुछ मुझे तय करना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसके अलावा हर साल उसका क्या इंक्रीमेंट होगा, वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है, सब मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे अच्छा कोई एजेंसी जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है ना उसको मैं अप्रोच कर लूं कि भाई हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत है, आपके यहां से भेज दो। अब हम उसको सिर्फ इतना बताएंगे कि हमारा कैपेसिटी सपोज 8,000 रुपीज या 10,000 रुपीज पे करने का है, बाकी की सारी जो जवाबदारी है ना वो एजेंसी की होगी। वो काम पे आएगा नहीं आएगा, उसकी जगह किसी और को भेजना है, उसका ड्रेसिंग प्रॉपर है कि नहीं है, उसका सब डॉक्यूमेंट चेक है कि नहीं है, सारी चीजें कौन चेक करने वाला है? एजेंसी चेक करने वाला। उसको ट्रेनिंग कौन देने वाला है? एजेंसी देने वाला है। तो हमें सिक्योरिटी गार्ड का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन उनका हर साल इंक्रीमेंट करना है तो सिक्योरिटी गार्ड कभी हमसे पूछने नहीं आएगा साहब कुछ पगार बढ़ाओ, हमसे नहीं बोलेगा। किससे बोलेगा? उसका कनेक्शन किससे? एजेंसी से है ना? तो हमारे सर पे ये सब टेंशन नहीं रहता है, हमको सिर्फ एजेंसी को पेमेंट देना है और वो सिक्योरिटी गार्ड को पे कर देगा। अब हमेशा एक ही सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा ऐसा भी जरूरी नहीं हो सकता है, ये तो एजेंसी वाले की जवाबदारी है हमारे बिल्डिंग को सिक्योर करना। एक वॉचमैन होना चाहिए, तो वो किसी को भी क्या कर सकता है? एज अ सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ पर भेज सकता है। गेटिंग इट? तो आउटसोर्सिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है कि जो काम आप खुद से नहीं कर सकते वो किसी और के थ्रू आप करा के ले लीजिए, बराबर है? अभी समझ लो कि हमारे ऑफिस के अंदर अगर मुझे एक कैंटीन रखना है, क्या रखना है? कैंटीन। तो मैं किसी बावर्ची को ढूंढूंगा जो महाराज है, जो खाना बनाते हैं, है ना, उनको रखूंगा। सब प्लेस मुझको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमेशा आकर के देखना पड़ेगा, मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, क्या बना रहे हो, क्या देने वाले हो, क्या कॉस्ट है उसका। इससे अच्छा मैं कोई कैंटीन अथॉरिटी को बोलूंगा आप हमारा प्लेस यूज करो, आप कोई मंथली रेंटल पे कर दिया करो और हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनसे चार्ज करके आप उनको सर्व करो, है ना? तो हमको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब वो कैंटीन वाला संभाल लेगा। गेटिंग इट? ये क्या होता है? आउटसोर्सिंग होता है। So outsourcing is the process of contracting a business function or any specific business activity to specialized agencies, mostly the non-core areas such as sanitation, security, household, pantry, etc. देखो क्या बता दिया इसके अंदर कि ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहे हैं? कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ऐसी एजेंसी जिसका उस काम में महारत है ना? अब पूरे ऑफिस का साफ सफाई करना है,
इसके लिए हम किसी व्यक्ति को एज ए एम्प्लॉय रखें, इससे अच्छा उस एजेंसी को दे दो ना। उसका काम है साफ सफाई करा के लेना, वो किसको बेचता है वो उसकी मर्जी। हमको यहाँ पर ये सारी चीजें साफ चाहिए तो वो करा के देगा, वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा नाम लिया गया, जैसे सैनिटेशन, देन सिक्योरिटी, हाउस होल्ड पेंट्री एटसेट्रा आर आउटसोर्स बाय द कंपनी। कंपनी के थ्रू आउटसोर्स किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे काम आउटसोर्स किए जाते हैं। जैसे कंपनी को अकाउंटिंग करा के लेना ना, तो अकाउंटिंग का काम भी कंपनी क्या करती है, आउटसोर्स करा के लेती है। उसके लिए एम्प्लॉय नहीं रखती। एम्प्लॉय रखने का मतलब क्या है, एम्प्लॉय रखने का मतलब ही आपको बहुत क्या करना पड़ता है, उसके पीछे वर्क करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स अलग से लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना जो ऑफिस है उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। क्या चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी व्यक्ति को एज अ एम्प्लॉय रख लिया, तो वो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मैं आरबीआई का एम्प्लॉय हूं। किसका एम्प्लॉय हूं, आरबीआई का। और आरबीआई को उसका ख्याल रखना पड़ेगा, भाई उसको छुट्टी कब चाहिए, उसका पगार कब बढ़ाना है, आया नहीं तो क्या करेंगे, है कि नहीं। इससे अच्छा हम थर्ड पार्टी के थ्रू उसको लेंगे, कोई एजेंसी को बोल देंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा। तो क्या वो बोल सकता है मैं आरबीआई का एम्प्लॉय हूं, आंसर इज नो। वो सिर्फ वहां पर काम करने आया है, उसका कनेक्शन एजेंसी के साथ है। ठीक है, द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी। कंपनी एजेंसी के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट करती है। द एजेंसी कैन सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी। तो कितने मैन पावर की जरूरत है, क्या है, ये सब किसका काम होगा, एजेंसी का काम होगा। द एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। एजेंसी क्या करेगी, अपने सर्विसेज के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करेगी। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज। तो कंपनी क्या कर सकती है, उनका जो मेन बिजनेस है, कोर एरिया, उस पर काम कर सकती है, फोकस कर सकती है। बराबर है ना। तो एक कहावत याद आती है कि अगर आपको मार्केट से दूध मिल जाता है तो पूरी की पूरी गाय खरीदने की क्या जरूरत है कि नहीं। उसमें आपका कितना फोकस चला जाएगा। आपको दूध ही पीना है ना, गो टू द मार्केट एंड बाय द मिल्क। तो आप क्या कर सकते हो, बाकी काम के ऊपर क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। नहीं तो कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, गाय का ताजा दूध मिलेगा, अपने हाथ से निकाला हुआ रहेगा, हम लोग विश्वास करेंगे, अच्छी क्वालिटी का पिएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसका भोजन पानी का व्यवस्था करो। गाय बीमार पड़ी तो उसको देखो, उसको संभालने के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। कितना सारा प्रपंच है कि नहीं। तो इससे अच्छा वो काम क्या हो जाए, आउटसोर्स हो जाए, तो किसी और को दे दो। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो क्या किए जाते हैं, आउटसोर्स किए जाते हैं। बराबर है। तो क्या कंसेप्ट है, मीनिंग एंड कंसेप्ट देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सब बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो वही रिपीट किया उन्होंने, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट देकर के काम दे देते हैं। द कंपनी बेनिफिट्स इन टू वे। तो कंपनी को दो तरीके से फायदा होता है। पहला, इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट, अपना खुद का खर्चा कम हो जाता है ना। क्योंकि स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है, एजेंसी वाले अपने को कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, बेटर सर्विसेज देते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट, खुद का खर्चा कम हो गया। दूसरा, इट यूजेस द एक्सपर्टाइज ऑफ द फर्म विच स्पेशलाइजेस इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस। तो हम उसी को अप्रोच करते हैं ना जो स्पेशलाइज्ड है। सिक्योरिटी हमको रखना है तो जो सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको हम बुलाएंगे। लेकिन अगर हमें खुद से किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं। जबकि एजेंसी ने उसको क्या किया रहेगा, ट्रेन किया रहेगा। राइट। एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए हमारे सामने है। क्या क्या एग्जाम्पल है, the establishments such as shop, malls, housing societies, offices, etc. outsource facilities like canteen, sanitation, security, etc. तो इस टाइप के जो सर्विसेज है ना, जिसमें कैंटीन आ गया, सैनिटेशन आ गया, सिक्योरिटी आ गया, तो ये उसके एग्जांपल है। In the same way, arrangements for wedding, anniversary, birthday celebration can also be outsourced. तो ये जो पर्टिकुलर कोई इवेंट सेलिब्रेशन होता है ना, तो हम किसको ये देते हैं काम, इवेंट मैनेजर्स को देते हैं।
तो इवेंट मैनेजर को देना मतलब काम हमारा है, बट सब वो करेंगे, है ना। आपके घर में वेडिंग है तो वेडिंग को कैसे प्लान करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सब कौन बताएगा? इवेंट मैनेजर बताएगा। आपको अपना बजट बताना है, आप बोलोगे कि मेरा 5 लाख का बजट है, मेरा 10 लाख रुपए का बजट है, तो वो जो इवेंट मैनेजर है ना, कौन सा हॉल बुक करना है, कैसा करना है, वहां का क्या एनवायरमेंट रहेगा, सारी चीजें वो आपको फिक्स करके बताएगा। तो ये भी कैसा स्पेशलाइज सर्विस हो गया। वैसे ही बर्थडे का किसी का इवेंट है तो बर्थडे पार्टी कैसे अरेंज करना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो छोटे मोटे इवेंट है तो ये भी क्या किए जाते हैं? आउटसोर्स किए जाते हैं। तो जरूरत क्या है इसकी? आउटसोर्स की क्या जरूरत है? नीड फॉर आउटसोर्सिंग। टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड। तो आजकल जो सर्विसेज मिल रही है कैसे मिल रही है? स्पेशलाइज सर्विस मिल रही है, सबको अच्छा चाहिए, है कि नहीं। मोस्ट सर्विसेज रिक्वायर फाइनली ट्यून्ड स्किल। सब जगह कैसा चाहिए? फाइनली ट्यून स्किल, बहुत अच्छी तरीके से आपको शो ऑफ करना है। क्या करना है? शो ऑफ करना है कि नहीं। तो उसके लिए ऐसे स्किल वाले वर्कर भी लगेंगे। विथ इंक्रीजिंग ग्लोबल कंपटीशन मोस्ट कंपनीज आर फोकसिंग ऑन शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट और इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। तो प्रोडक्ट को शोकेस कैसा करना है, क्वालिटी ऑफ गुड्स को इंप्रूव कैसा करना है, इसके ऊपर सबका फोकस है। This has forced the companies to concentrate on their hardcore activity। और इसने क्या किया है? फोर्स किया। क्या फोर्स किया? कि भाई जो काम आप कर रहे हो ना उस पे ध्यान दो, बाकी के जो अदर वर्क है दैट कैन बी हैंडल्ड बाय समवन एल्स, वो और कोई कर सकता है कि नहीं। आप अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दो। Therefore companies are taking a fresh look at their business process। तो ये जो टाइम बचता है इससे वो क्या करते हैं? अपने बिजनेस प्रोसेस को एक फ्रेश लुक देते हैं, ध्यान से देखते हैं कि हमें रियली क्या करने की जरूरत है। क्या ऐसा कोई वर्क है जो हम किसी और से करा के ले सकते हैं जिसकी वजह से हमें अपने काम में क्या हो? फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, घर में देखो पहले के हाउस होल्ड रहते थे तो हस्बैंड जॉब पे जाता था, जो वाइफ रहती थी वो हाउस वाइफ बन करके घर में काम करती थी। बट आजकल के वर्ल्ड में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के डिजायर बढ़ रहे हैं, सबके एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं, तो जो फीमेल मेंबर है, जो घर में वाइफ होती है, वो भी सोचती है कि मुझे बाहर जाके क्या करना है? अर्न करना है। अब ऐसे केस में उनको डबल काम हो जाता है, घर का भी काम करो और बाहर का भी काम करो, है कि नहीं। बट अगर उसका इनकम अच्छा है तो वो अपने लिए क्या रख सकती है? एक हाउस मेड रख सकती है। तो घर का काम एटलीस्ट कोई और करेगा तो वो अपने जॉब पे क्या कर सकती है? फोकस कर सकती है, एंड शी कैन अर्न इवन मोर, और ज्यादा अर्न कर सकती है अगर वो फोकस करेगी तो, है कि नहीं। तो उसने अपना काम क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। गेटिंग इट? ड्यू टू दिस मेनी नॉन कोर एरियाज आर बीइंग आउटसोर्स। तो जो नॉन कोर एरिया है हम किसी और को दे देते हैं, टू फर्म हु हैव एन स्पेशली स्किल्ड वर्क फोर्स, जिसके पास स्पेशली स्किल्ड वर्क, मतलब ये जिनका काम ही वही है, बराबर है। अभी फॉर एग्जांपल हमारा क्लासेस है, वी रन अ क्लासेस, तो बहुत सारे जो प्रिंटिंग वर्क होते हैं, अगर हम ऐसा सोचे अरे प्रिंटिंग का कॉस्ट बहुत हाई जाता है, एक काम करो प्रिंटिंग मशीन यहीं पर ले लो और हम लोग यहाँ बैठ के क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। अरे हम लोग ही प्रिंट करने बैठेंगे तो हम क्वालिटी कैसे दे पाएंगे, है कि नहीं। तो हो सकता है कॉस्ट थोड़ा बहुत सेव हो जाए, बट अगर हम ये वर्क किसी और से आउटसोर्स करा लेते हैं, कोई प्रिंटिंग एजेंसी होगा उसको दे दें, तो हम फ्री माइंड के साथ जो फोकस्ड वर्क है वो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर मेन वही चीज है कि जो कोर एरिया होगा वो काम करो, और बाकी देखो प्रिंटिंग के लिए तो जो पर्सन स्पेशलाइज्ड है, जिसका कम टाइम में प्रिंटिंग का काम हो जाता है, जेरोक्स का काम हो जाता है, वो करेगा तो और फाइन क्वालिटी में, ट्यून्ड क्वालिटी में हमको करके देगा, राइट। द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग हैज एमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंकिंग। और ये जो पर्टिकुलर थिंकिंग है इसकी वजह से ही आउटसोर्सिंग का बिजनेस डेवलप हुआ है, कॉन्सेप्ट आया है। What are the advantages of outsourcing? फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखें तो हमको उसमें फायदा हो सकता है। इट reduces the cost and also saves times and effort on
ट्रेनिंग कॉस्ट। देखो सबसे पहली बात क्या हो जाता है, आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है ना, आप किसी पर्सन को एम्प्लॉय रखोगे तो उसको ट्रेनिंग देना, उसके रेम्यूनरेशन के बारे में सोचना, है ना, तो आपका कॉस्ट ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा। जबकि ये काम किसको दे दो, एजेंसी को दे दो, वो लोग ने ऑलरेडी ट्रेन करके रखे हुए बंदे, तो आपको इसमें कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट सेव हो गया। देन स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो क्या होगा, आप जब अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी क्वालिटी खुद की इंप्रूव होगी। आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस करोगे, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है वो डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में बढ़ेंगी, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे, राइट। लो मैन पावर कॉस्ट, लो मैन पावर मतलब कम लोगों को आपने रखा हुआ है, कम सैलरी देना पड़ेगा। द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी। जो होस्ट कंपनी होता है ना, जो खुद सारी चीजें मैनेज करता है, उनका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। जबकि जो आउटसोर्स करते हैं ना, उनका कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन इस चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो वो कम समय में ज्यादा काम करके आपको देता है। जबकि आप करने जाओगे ना, इट विल टेक टाइम। जस्ट लाइक देखो, बहुत सारे अगर घरों में जो स्टिचिंग का काम होता है, सिलाई का काम है ना, हाउसवाइफ सिलाई का काम करते हैं, अगर वो स्पेशलाइज्ड नहीं है और कोई ड्रेस मटेरियल उनको चाहिए, तो अगर वो उसको सिलने बैठे, इट विल टेक 3 days 4 days टाइम। बट अगर वो किसी टेलर को दे दें तो क्या होता है, कम टाइम में हमको काम मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। गेटिंग इट। तो उतने समय हम क्या कर सकते हैं, किसी और काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो कॉस्ट मतलब यहां पर कैसे कम हो जा रहा है, टाइम इज मनी। इफ यू सेव टाइम, यू कैन फोकस ऑन समथिंग कोर। कोर बिजनेस जो आपका जो मेन बिजनेस है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। जब आप ये किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देते हो, तो आपको प्रोफेशनल सर्विस मिलता है, जिसमें हाई क्वालिटी मिलती है आपको, राइट। मोस्टली द टास्क आर गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनको ये काम दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड है उनको ही दिया जाता है। दिस प्रोवाइड अस विद अ बेटर लेवल ऑफ सर्विसेज एंड फीवर चांस ऑफ एरर। इसमें गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और बेटर सर्विस मिलती है। और क्या चाहिए आपको। एम्फसिस, एम्फसिस मतलब जोर देते हैं, किस पे जोर दे रहे हैं, ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वन। ये जोर देता है कि आप अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दीजिए, सपोर्टिंग काम कोई भी कर लेगा। With its help, companies can focus on their core areas, which leads to better profits and increase in quality of their product. तो अपने particular core business पे ध्यान दे करके quality of product को improve कर सकती हैं, जिससे वो better profit earn कर सकते हैं। ठीक है। Number 6, investment requirements are reduced. इन्वेस्टमेंट, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, खुद का कैंटीन स्टार्ट करना, अपने ऑफिस में आपने खुद का कैंटीन चालू किया, वहां पर किसी बावर्ची को एज ए एम्प्लॉय रख लिया, इससे अच्छा किसी और को दे दो, वो सब कुछ मैनेज करेगा। आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट तो बचेगा, वो सब कैंटीन वाला करेगा, उसको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर चाहिए। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. तो जो जिसको हमने काम दिया है, जो एजेंसी है, वो सारी चीजें देखेगा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बच गया। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो वही चीज है, अपने मेन बिजनेस पे, कोर बिजनेस पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। देयर इज एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी in the non-core areas of an organization. तो यहां पर क्या बता रहा है कि जो नॉन कोर एरिया भी है, तो हम जब आउटसोर्स करते हैं तो उस पे स्पेशलाइज्ड पर्सन काम कर रहे हैं, तो उनकी भी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयर हो रहा है। आउटसोर्सिंग एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विथ ईच अदर। इट हेल्प्स टू डेवलप
both the companies and also boost goodwill in the industry. एक तो देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके काम कर रही है, तो आपके यहाँ का नॉलेज उनको मिलेगा, उनका नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरी चीज, दोनों ही स्पेशलाइज्ड है, तो मतलब आपको हाई क्वालिटी मिल रही है, और हाई क्वालिटी मिलने की वजह से आपका गुडविल इंक्रीज होगा मार्केट में, सबको लगेगा कि यू आर वेल मैनेज कंपनी, राइट। तो ये हमको बेनिफिट मिलता है। एक बार फिर से हम 8 के 8 पॉइंट देखेंगे। आउटसोर्सिंग करने से क्या फायदा है, तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ओवरऑल कॉस्ट, उसमें हमको बेनिफिट मिलता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। मैन पावर का जो लागत है, कॉस्ट है, वो कम लग रहा है। प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हाई क्वालिटी सर्विस हमको मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेस, आप अपने मेन बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो रेदर देन सपोर्टिंग बिजनेस पे। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड, आपको कहीं पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने का काम है वो आपकी एजेंसी देख लेगी, ठीक है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आप अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आकर के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, आपका गुडविल मार्केट में इंक्रीज होगा। कुछ बोलेंगे सर सब फायदा थोड़ी है, नुकसान भी है, तो क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला, लैक ऑफ कस्टमर फोकस, lack of customer focus. An outsourced vendor may be catering to the needs of multiple organization at a time. तो जिसको हमने आउटसोर्स किया है ना, वो सिर्फ हमें सर्विस नहीं दे रहा है, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहा है। In such a situation, he may lack complete focus on an individual organization. तो हो सकता है कभी कभी वो हम पे ध्यान ही ना दे। जैसे हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा था, तो कभी कभी क्या होता है, कहीं एडजस्टमेंट करना रहता है, कहीं का सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया ना, तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड भेज देगा, बोलेगा ऐसे भी ये तो फिर सोसाइटी का बिल्डिंग है, मेन तो जो कॉर्पोरेट का बिल्डिंग है उसको संभालना इंपॉर्टेंट है। या जो नया पर्सन रहेगा, लेस क्वालिटी वाला पर्सन रहेगा, वो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे, उसको इससे कुछ मतलब नहीं है कि हमारा क्या होगा, है कि नहीं, वो सिर्फ उसका जो काम है वो करेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, कस्टमर फोकस नहीं होने की शंका हो सकती है। एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में सफर, और ऑर्गेनाइजेशन इसकी वजह से क्या कर सकता है, सफर कर सकता है, बराबर है ना। तो हम अपने हिसाब से अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। बट अगर हमने ये काम किसी और को दे दिया, तो हो सकता है वो अच्छे ढंग से काम ना करे, जैसा हमें चाहिए वैसा काम ना करके दे। नंबर 2, अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है ना, वो हमें पता है, ऑर्गेनाइजेशन में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसका क्या सैलरी है, कितने असेट हैं, क्या है। और अगर हमने कहीं बाहर से किसी को आउटसोर्स किया है कि नहीं, तो क्या होता है, हमारे घर के अंदर सेंध पड़ जाती है, मतलब हमारे जो बिजनेस के सीक्रेट है दूसरों को पता चल जाता है। देखो बहुत बार है ना, आप किसी रिपोर्ट निकालोगे तो बहुत सारे जो हाउस होल्ड वगैरह रहते हैं जहां पर चोरियां होती हैं, तो जो चोरी का गुनहगार है ना, वो कौन निकलता है, उनके जो पुराने मेड वगैरह रहते हैं या जो वर्कर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, कई बार वो लोग ऐसा निकलते हैं कि उनको मालूम रहता है कि घर के लोग पैसा कहां पर रखते हैं, सामान कहां पर रखते हैं, है कि नहीं। सबकी बात नहीं ऐसा करता हूं मैं, बहुत मतलब ऐसे गिने चुने लोग रहते हैं जो ऐसे काम भी कर देते हैं। तो आपके घर पे कोई थर्ड पर्सन आकर के रह रहा है एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ मेड, है ना, तो उसके ऊपर विश्वास करना कठिन हो जाता है, एक थ्रेट डेवलप होता है। मतलब हमको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कर दे, है कि नहीं। द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी लीक्ड टू द थर्ड पार्टी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा उसके थ्रू क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, ऐसा भी चांस है। डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, हमको जैसा सर्विस चाहिए था वैसा शायद ना मिले। सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विथ आउटसोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेटेज्ड डिलीवरी टाइम, स्ट्रेस्ड डिलीवरी टाइम एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्ट्रेस डिलीवरी टाइम मतलब जितना टाइम लगना चाहिए था डिलीवरी में उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। और क्वालिटी कैसी मिल रही है, सब स्टैंडर्ड मिल रही है, प्रॉपर नहीं मिल रही है कि नहीं। तो कभी कभी आपको सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल पाता है।
देन एथिकल इश्यू मतलब related to ethics. The major ethical issue is to taking away employment opportunity from one's own country when the function is outsourced to the company from another country. ये आज की तारीख में क्या हो रहा है, एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द डेवलप्ड नेशन. जो अमेरिका, जापान और ऐसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको मालूम है कि ये काम अगर वो अपनी कंट्री में किसी को दें तो उनको हायर वेजेस, हायर सैलरी पे करनी पड़ती है. तो यही काम वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कराते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, टेलीकॉलर जो होते हैं, टेलीकॉलर होते हैं ना, या कॉल सेंटर्स होते हैं. आपको सपोज आप आपने कोई लैपटॉप परचेस किया एचपी का और उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप क्या करेंगे, उसमें कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे. अब वो जो कस्टमर केयर है ना, वहां पर कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, तो वो जो कंपनी कहाँ की है, कंपनी सपोज अमेरिका की है, तो अगर अमेरिकन पर्सन को एम्प्लॉयमेंट में रखा जाए तो उसको ज्यादा सैलरी पे करना पड़ेगा. अगर उसको वहां पर $10,000 देना पड़ेगा तो वो 10,000 रुपीज से कई गुना ज्यादा है कि नहीं. तो ये जो डेवलप नेशन है वो प्रिफर करते हैं कि जहां पर सस्ते एम्प्लॉय मिल रहे हैं ना, वहां से चीजें आउटसोर्स की जाए. तो ज्यादातर जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे मैंने नाम लिया एचपी का, या वर्लपूल हो गया है ना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज बनाने वाली ये सब कंपनीज रहती है, हेयर है, तो ये सब क्या करते हैं, इंडियंस को और चाइनीज को कस्टमर केयर में सिलेक्ट करते हैं. तो फायदा क्या होता है, करना तो फोन पे ही बात है, तो चाहे वो अमेरिकन पर्सन करे चाहे इंडियन पर्सन करे, बात तो वही होने वाली है. फायदा कंपनी को ये है कि उनका कॉस्ट कम लगता है, लेकिन नुकसान क्या है कि जो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अब दूसरे कंट्री को मिल रही है. गेटिंग इट. तो ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो फायदा है, चाइना जैसी कंट्री के लिए फायदा है. क्यों, यहां पर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स अवेलेबल है, तो यहां पर चीप रेट पे कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है कि नहीं. तो ये एक एथिकल इश्यू हो जाता है कि हम अपने कंट्री से क्या कर रहे हैं, एक गद्दारी कर रहे हैं कि अपने कंट्री के लोगों को जॉब नहीं दे रहे हैं, बाहर की कंट्री के लोगों को हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं. गेटिंग इट. और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं छोटे छोटे, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट समझने में गड़बड़ हो गया, वो जो एजेंसी है उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और था और आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में नहीं आया. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठा नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है ना, तो आप चीजों को समझ नहीं पाए, उस प्रकार से सर्विस नहीं मिल पाया आपको. पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विस, तो बहुत बार आपको अच्छी क्वालिटी का सर्विस नहीं मिल पाता, डिले मिलता है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर होते हैं. आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग सेपरेट एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो इसको आप जरूर बाय हार्ट कीजिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ गया बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये है क्या, दीज आर फ्यू फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग के कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं कि किस तरीके से आउटसोर्स किया जाता है. ठीक है, तो बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग is basically the outsourcing of work to some third party service provider in order to save money, while KPO is a subset of BPO only. KPO क्या होता है, KPO होता है knowledge process outsourcing. KPO क्या होता है, knowledge process outsourcing. तो वो BPO का ही पार्ट है. किसका पार्ट है, BPO का. तो BPO है क्या, आउटसोर्सिंग द वर्क टू सम थर्ड पार्टी, किसी और पार्टी को क्या देना, काम देना, काम करा के लेना. सर्विसेज प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी, ताकि हम क्या कर सकें, पैसा बचा सकें. व्हाइल केपीओ इज सबसेट ऑफ बीपीओ, और केपीओ क्या है, बीपीओ का ही पार्ट है. केपीओ इंक्लूड मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क, जहां पर ज्यादा नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम केपीओ बोलते हैं. इन एडिशन टू दिस देयर आर मेनी रीजंस दैट अ कंपनी मे चूज केपीओ सर्विसेज ओवर बीपीओ. तो यहां पर क्योंकि ज्यादा स्पेशलाइज सर्विस है, ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड सर्विस है, तो बहुत सारी कंपनी बीपीओ की जगह किसको सिलेक्ट करती है, केपीओ को. बराबर है.
मोर स्पेसिफिक मोर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ is a business practice in which one organization hires another company to perform a task। कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए हमने किसी कंपनी को क्या किया, हायर किया। प्रोसेस दैट द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स टू ऑपरेट इट्स ओन बिजनेस सक्सेसफुली। क्या बता दें यहाँ पर, जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से खुद को क्या करना पड़ता है, सक्सेसफुली रन करना पड़ता है, तो उसको अच्छी सर्विस देनी ही पड़ती है कि नहीं, तभी वो मार्केट में चलेगा, तभी लोग उसको काम देंगे, बराबर। So let us come to the meaning of BPO. BPO is subset of outsourcing that involve the contracting of the operation and responsibility of specific business process to a third party service provider। third party service provider, तो इसमें क्या हो जाता है, ये आउटसोर्सिंग का एक पार्ट है। इसमें होता क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीज का, एक तो जो पर्टिकुलर टास्क है वो दे रहे हैं और उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे रहे हैं, और स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग है तो हम तो करेंगे नहीं, हम किसी थर्ड पार्टी को देंगे, राइट। बीपीओ refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize the cost and इंक्रीज एफिशिएंसी। तो यहां पर पेरिफेरल एक्टिविटी मतलब जो कोर बिजनेस नहीं है, नॉन कोर एक्टिविटी, जो मेन काम हमारा नहीं है, ऐसे काम को हम किसी और को दे देते हैं, ठीक है। बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज। तो जो नॉन कोर एक्टिविटीज है हम क्या करते हैं, बाहर वाले को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं। कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, 100। अभी एट द एंड ऑफ द मंथ किसने कितना आवर्स का वर्क किया, किसका अटेंडेंस हुआ था, कौन छुट्टी पे था, किसका कितना पेरोल है, किसका इंक्रीमेंट करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये सब डिसाइड करना, कैलकुलेट करना है कि नहीं। अगर मैं उसके लिए अगर सेपरेट किसी को रखूं तो मेरे लिए बर्डनसम है। इससे अच्छा मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा ना, जैसे कोई एचआर डिपार्टमेंट संभालता है जिसका स्पेशलाइज्ड सर्विस है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, तो मैं अपने सारे डेटा, अपने एम्प्लॉय का सारा डेटा उसको दे दूंगा, बोलूंगा भाई तू पूरा कैलकुलेट कर कितना किसका सैलरी हो गया, मुझे बता, फिर मैं डायरेक्टली यहां से पेमेंट करूंगा, है कि नहीं। तो ये जो डेटा था मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया, तो ये क्या हो गया, बीपीओ। तो कुछ की टर्म जैसे दिया देखो यहाँ पर, ऑफशोर बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री, मतलब अपने ही कंट्री में अगर हम किसी से आउटसोर्सिंग कराए तो ऑफशोर बोलते हैं। ऑनशोर, ऑनशोर मतलब दैट इज, सॉरी ऑफशोर मतलब क्या होता है, आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री, मतलब खुद के कंट्री से बाहर, खुद के कंट्री से बाहर। और ऑनशोर होगा तो विद द कंपनीज ओन कंट्री, अपने खुद की कंट्री में अगर आउटसोर्स करा है। फिर नियर शोर बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू अ कंपनीज नेबरिंग कंट्री, उसको क्या बोलेंगे, नियर शोर, बराबर है। तो ऐसे कुछ टर्म्स यूज होते हैं। BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase efficiency। For example, customer care center, हमने अभी customer care center की बात की, for various banks, सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। तो कस्टमर केयर सर्विस ज्यादातर क्या किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है, तो उसको बीपीओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीपीओ, है ना। तो जितने भी हम लोग कॉल सेंटर्स वगैरह देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, बीपीओ सर्विसेज में आ जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ। तो जैसे हमने आउटसोर्सिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, तो मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको इसमें देखने मिलेगा। तो पहले एडवांटेज देखते हैं। तो पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड स्किल वर्कर है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। एडुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली एंड दस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका आउटकम, आपका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो आपके पास जो रिसोर्सेस है, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, तो उससे वेस्टेज बहुत कम होता है, तो आपका जो रिसोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में आ जाता है। बीपीओ एनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट to any business. BPO not only help to reducing cost but also increase productivity and increase revenue. Cost तो कम होता है, आपकी productivity भी बढ़ती है, revenue भी बढ़ता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, improves human resource. आपके पास जो वर्कर काम करने के लिए आ रहे हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। क्या आता है? इंप्रूवमेंट। improved human resource is another great advantage of BPO. Outsourcing gives a company the ability to get access to skilled and trained manpower at low rate, है ना, कम रेट के ऊपर आपको अच्छे स्किल्ड मैन पावर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, बराबर है। जबकि आप खुद से ऐसे लोगों को ढूंढने जाएंगे, जॉब पे रखेंगे, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बराबर। तो ये कुछ फायदे हैं तो ऑब्वियसली कुछ नुकसान भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है हम देखेंगे एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। पहला ही प्रॉब्लम क्या होता है? कम्युनिकेशन का। देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड वेंडर कंपनीज। हमको जैसा सर्विस चाहिए हमने उसे बताया, लेकिन उसको समझ में कुछ और ही आया, तो कम्युनिकेशन गैप आ गया। ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। डिफरेंट टाइम जोन, है ना, ये कंट्री टू कंट्री जब होता है ना, तो डिफरेंट टाइम जोन की वजह से प्रॉब्लम होता है। अमेरिका के लिए हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग को नाइट शिफ्ट चलाना पड़ता है। हमारे जो कॉल सेंटर में पर पर्सन रहेगा उसको रातों रात काम करना पड़ेगा। क्यों? वहां पर दिन है, यहाँ पर रात है कि? तो टाइम जोन का बहुत प्रॉब्लम होता है। द क्लाइंट एंड द वेंडर ऑपरेट इन 2 डिफरेंट टाइम जोन। द difference in time can create many problems during online meeting. Then communication, तो कम्युनिकेशन में, ऑनलाइन मीटिंग में, ये सब में क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बराबर है। जैसे आपको मीटिंग करना है तो वहां पर जो वर्किंग आवर है, वहां पर सपोज 9 o'clock से 5 o'clock तक काम करते हैं, और उसी टाइम पे यहाँ पर कॉल करेंगे तो यहाँ पर तो रात हो रही होगी, यहाँ पे लोग सो रहे होंगे, तो फिर क्या करना पड़ता होगा? टाइम एडजस्ट करके ये मीटिंग करनी पड़ती है, राइट। देन लॉस ऑफ कंट्रोल, जो चीजें आपके कंट्रोल में आती थी आप वो कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रोजेक्ट को भी क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है केपीओ। केपीओ का फुल फॉर्म क्या बताया था? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इट इज डिस्क्राइब्ड एज the function related to knowledge and information outsourced to third party। मतलब नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दो चीज की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। केपीओ इज सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। बीपीओ का ही एक पार्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है, बट यहां पर क्या होता है? मैन पावर और ज्यादा एजुकेटेड और स्किल होता है। इन दिस in which the outsourced services provider is hired not only for its capacity to perform particular business process or function but also to provide expertise around it। तो वो एक एक्सपर्टाइज सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सिर्फ काम नहीं कर रहा है, स्पेशलाइज्ड सर्विस भी प्रोवाइड करता है एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग केपीओ इज द अलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क। तो केपीओ कब होता है? जब हम लोग कोई हाई लेवल का टास्क किसी को दे, टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और अ डिफरेंट ग्रुप, यूजुअली इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जो क्या होता है? ऐसे ग्रुप को दे रहे हैं जो हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन से बाहर है, दूर है, ऐसे पर्सन को दे रहे हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ। तो ये बार बार यही चीजें लोग रिपीट कर रहे हैं, सबसेट है, सेगमेंट है। केपीओ इन्वॉल्व आउटसोर्स ऑफ कोर फंक्शन विच में और मे नॉट गिव कॉस्ट बेनिफिट। देखो यहां पर ये डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया? दिस टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट कोर फंक्शन, मेन फंक्शन। जैसे मैंने बताया ना,
कि हमारे जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम किसी को दे रहे हैं, या मेरे पूरे बिजनेस का मैं क्या दे रहा हूं, अकाउंटिंग करने के लिए किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया, तो वो जो अकाउंटिंग करेगा उसको A to Z सारी चीजें पता चल जाएंगी कि मेरे यहां पर रॉ मटेरियल कहां से आता है, मेरा क्रेडिट फैसिलिटी कैसा रहता है, मैं डेटर से पैसा कब वसूल करता हूं, ईच एंड एवरी थिंग अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन विल बी लीक्ड। किसको चला जा रहा है, थर्ड पार्टी को चला जा रहा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, एक अपना जो कोर फंक्शन है, मेन फंक्शन है, किसी और को दे रहा हूं, विच मे और मे नॉट गिव कॉस्ट बेनिफिट। इसमें हो सकता है कि कॉस्ट बेनिफिट हो या ना भी हो टू दी पेरेंट कंपनी, बट श्योरली इट हेल्प्स इन वैल्यू एडिशन। लेकिन इसकी वजह से क्या मिलता है, वैल्यू एडिशन मिलता है। क्या मिलता है, वैल्यू एडिशन। दो पैसा ज्यादा जाता है, दो, लेकिन बेटर क्वालिटी अडॉप्ट करो। The process which are outsourced to KPO are usually more specialized and knowledge based as compared to BPO। तो ऐसे तो देखते हैं कि KPO ये BPO का ही एक सेगमेंट है, बट यहां पर हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसोर्स ऑफ कोर फंक्शन। मेन फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, बराबर है। तो KPO इज मोर स्पेशलाइज्ड देन BPO, बराबर है। The outsourcing of core information related to the business activity which are comparatively important or form an integral part of a company's value chain is desirable। तो इसको KPO बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको KPO के लिए बाय हार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मार्गरेट रोज ऑफ whatis.com डिफाइंस KPO को डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, KPO is the allocation of relatively high level task to an outside organization or a different group within the same organization। तो हम कौन सा टास्क यहां पर आउटसोर्स कर रहे हैं, हाई लेवल टास्क, बराबर है। मीनिंग KPO is a form of outsourcing in which the knowledge related to the information related to work is carried out by worker in a different company or by subsidiary of the same organization। तो दूसरे कंपनी से आके कोई काम कर सकता है, या उसी कंपनी का जो सब्सिडरी है ना, वो आकर के काम कर सकता है। which may be in the same country or in an offshore location to save cost। कॉस्ट को कम करने के लिए हम ये फॉरेन कंट्री को भी दे सकते हैं। KPO requires advanced analytical and technical skills। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मेरे एक फ्रेंड है जो म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी रहती है ना, तो उनके यहाँ पर जो भी पोर्टफोलियो बनते हैं, उनका जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, वो इनके एजेंसी को दे देते हैं कि आप पूरा का पूरा जो एनालिटिकल सिचुएशन है उसको कैलकुलेट करके बताओ कि हमको कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो है ये कोर बिजनेस, स्पेशलाइज सर्विस, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उनके ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया, बराबर है। एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज। KPO allows both core and non-core activity। तो इसमें कोर और नॉन कोर दोनों एक्टिविटी आ जाती है। एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है, कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल एज क्लाइंट गेट प्रोफेशनल सर्विसेज एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। तो इसमें पॉसिबल है कि आपका कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। पॉसिबल है, एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां पर हम एक्सपर्ट नॉलेज ले रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है आपको ज्यादा भी पे करना पड़े, बट इफेक्टिव प्राइस होगा। कैसा प्राइस होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉय फ्रॉम KPO सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर हमको हाई स्किल्ड वर्कर जो है वो मिल जाते हैं। हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट। कम पैसे में हमको स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होता है, भाई हम अपना काम किसी और को दे रहे हैं तो रोजगार बढ़ रहा है कि नहीं। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड टाइम मैनेजमेंट, तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इंप्रूव हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। क्यों, फिर हमको कुछ लोगों के ऊपर ही ध्यान देना है, बाकी तो वो
जो थर्ड पार्टी है, एजेंसी है, वो संभालेगी, हमको उनके एम्प्लॉय पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। अगेन देखो, आउटसोर्सिंग में सबसे पहला तो प्रॉब्लम किसका आता है? सिक्योरिटी का आता है। किसका आता है? सिक्योरिटी। क्योंकि कोई थर्ड पार्टी को आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है ना। द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी एश्योर्ड। एम्प्लॉय का कैरेक्टर, उसका क्वालिटी, उसका कोई एश्योरेंस दे सकता नहीं है। KPO is time consuming and cannot provide a quick fix to the company seeking immediate result। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो मिलता नहीं, क्योंकि ये एक्सपर्टाइज नॉलेज है। दो कंपनी का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगता है कि नहीं? तो पहले वो आएंगे, अपनी कंपनी, आपकी कंपनी को समझेंगे, उसके हिसाब से फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्विक सपोर्ट चाहिए, क्विक फिक्स चाहिए तो मिलेगा नहीं, इट विल टेक टाइम, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। Lack of communication between partner due to legal, language and cultural barriers can lead to complications। तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या पार्टनर्स जो एक पार्टनर एक कंट्री में, दूसरा पार्टनर दूसरी कंट्री में, और इसके वजह से क्या हो सकता है? कल्चरल गैप हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लीगैलिटी वहां पर डिफरेंट हो सकती है। हमारे यहाँ पर कानून कुछ और है, उनका कानून कुछ और है कि नहीं? तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, और मेजर प्रॉब्लम किसका हो सकता है? लैंग्वेज बैरियर का। तो कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारी भाषा वो समझ नहीं पाएंगे, उनकी भाषा हम समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। सो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसका किसका देखा? बीपीओ का देखा, केपीओ का देखा। तो आउटसोर्सिंग के कुछ पार्ट हमने फिनिश किए। Rest of the term we will do it in the next episode. So thanks a lot for watching. मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।